ओके बेटा ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करते हैं किसकी, अल्कीन्स क्या होते हैं। तो हमारी जो आज की टॉपिक है दैट इज व्हाट, केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स, यानी अल्कीन्स इन ऑल रेस्पेक्ट, केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की केमिस्ट्री क्या होती है। अब अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स क्या होते हैं बेटा, सेचुरेटेड होते हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो पहली बात यह है कि अल्कीन्स आर ओपन चेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन्स आर ओपन चेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनका मतलब क्या होता है कि इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इनको हम क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखता है तो आपकी जो फैमिली होगी वो क्या होगी, अल्कीन्स होगी। ठीक है, तो पहली बात अल्कीन्स क्या है, अल्कीन्स ओपन चेन है। अल्कीन्स एक ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये क्लोज चेन अल्कीन्स होते तो इनका नाम अल्कीन्स नहीं होता। अगर ये रिंग कंपाउंड होते तो हम इनका नाम क्या लिखते, हम इनका नाम फिर जो है ना साइक्लो अल्कीन कर देते, साइक्लो अल्कीन। क्योंकि आपकी ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इनका नाम देने के लिए एक प्रीफिक्स साइक्लो यूज होती है। इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो ओपन चेन कंपाउंड है, सॉरी जो आपके साइक्लिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, उनके नाम में आगे साइक्लो लगता है। तो ये साइक्लो हमें बताता कि कंपाउंड जो है साइक्लो अल्कीन है। तो पहली बात की ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। दूसरी बात अनसेचुरेटेड होते हैं। अब अनसेचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अनसेचुरेटेड का मतलब ये होगा यहाँ पे नहीं, पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सेचुरेटेड कंपाउंड उस कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें कार्बन अपनी चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाई करे। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, सेचुरेटेड कहेंगे। इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, सेचुरेटेड। तो अगर कार्बन अपनी चारों ही वैलेंसीज, यहाँ पे देखें कि इस कार्बन ने अपनी चार बॉन्ड जो बनाए हैं वो चारों ही सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक डबल बॉन्ड है। तो जहां पे भी कंपाउंड में अगर एक भी पाई बॉन्ड आ जाए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा होता है ना, तो ये चारों ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड। अगर आपके पास कहीं पे भी चेन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो ये कंपाउंड भी क्या होगा, ये कंपाउंड भी अनसेचुरेटेड। ठीक है, तो अल्कीन्स जो हैं वो ओपन चेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, फिर क्या होता है कि कोई भी अल्कीन उठा लें, ठीक है, तो मान लें कि हमने ये उठाया डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3। ठीक है, तो सिर्फ ये दो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ये दो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी। ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। बाकी जितने भी कार्बन आएंगे जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो ये कार्बन क्या होंगे, ये sp3 कार्बन होंगे। कैसे होंगे, अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करने। ठीक है, इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। अगर कोई एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब यह कि 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुई थी, तो उसमें एक s थी, 3 क्या थी, p थी। ठीक है, इस सेम जो है यहाँ पे अगर आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो आपको मिलेंगे 1, 2 और 3, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp2 होगा। ठीक है बेटा, तो सिर्फ वो दो कार्बन जिसमें 2 कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, जो अनसेचुरेशन पॉइंट है, सिर्फ उन 2 कार्बन को हम क्या कहेंगे कि ये sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। बाकी साइड चेन में जितने भी कार्बन होंगे वो sp3 होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, यानी अगर इथीन है, अगर हमारे पास
क्या है, इथीन है। इथीन है तो इथीन का फार्मूला क्या, C2H4। इसमें क्या होगा कि बोथ कार्बन एटम्स क्या होंगे, बोथ कार्बन एटम्स sp2 होंगे। क्या मैंने सही लिखा है, बोथ कार्बन sp2 होंगे। बोथ कार्बन इथीन में क्या होंगे, sp2 होंगे। बाकी कोई भी अल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन को छोड़ के बाकी जितनी भी चेन है वो sp3 होंगे। ये बात समझ रहे हैं बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हेलो, हेलो। अच्छा, उसके बाद ये अनसेचुरेटेड होते हैं। उसके बाद ये जो दो कार्बन हैं डबल बॉन्ड वाले, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं ये क्या होते हैं, sp2 होते हैं। और सिर्फ ये दो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, ये दो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, ट्राइगोनल होंगे। तो बाकी क्या होंगे, बाकी sp3 और टेट्राहेड्रल होंगे, बाकी sp3 और टेट्राहेड्रल होंगे। और ये जो दो कार्बन है, ठीक है, ये जो दो कार्बन, इनमें बॉन्ड एंगल कितनी होगी, 120 डिग्री होगी। इनमें जो बॉन्ड एंगल होगी वो 120 डिग्री होगी, ठीक है। इनको नाम देने के लिए, इनको नाम देने के लिए हम क्या करते हैं कि इन सफिक्स ऐड करते हैं, किसमें, रूट वर्ड में। तो रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है। मीथ का मतलब एक होता है, ईथ का मतलब दो होता है। तो ईथ में इन जोड़ देंगे तो इथीन बन जाएगा। तो इथीन बन जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है, ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है क्योंकि उसमें इन लगा हुआ है। तो अल्क रूट वर्ड है, ठीक है। इन जो है हमें बताएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कंपाउंड हमारा अल्कीन फैमिली से क्या करता है, वाबस्ता है, ठीक है बेटा। तो यहां तक कोई इश्यू तो नहीं, मैं स्लोली चलता जा रहा हूं, ठीक है। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं बेटा, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं, नो, ओके। सिंपली मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपको कराता हूं, थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा लूंगा, ये थोड़ा जहन में रखना, ठीक है। तो थोड़ी ड्यूरेशन हम बढ़ा लेंगे पर करते स्लो स्लो, ताकि आपकी रिवीजन भी होती जाए, आप समझते भी जाओ, ऐसा समझे कि आपको याद भी होता जाए। तो ये इतनी सिंपल चीजें मैं करवा रहा हूं कि आपको बिल्कुल जो है ना याद भी होती जाएंगी, ठीक है बेटा। तो इसको मैं सेव करता हूं। और हम आते हैं दूसरी बात पे। तो पहली बात हमने क्या की कि पहली बात ये थी कि अल्कीन्स ओपन चेन होते हैं, उसके बाद अनसेचुरेटेड होते हैं, उनमें जो डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन होते हैं वो sp2 होते हैं। और वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन सिर्फ ट्राइगोनल, बाकी जितनी भी लंबी चेन होगी वो sp3 और टेट्राहेड्रल होंगे। सिर्फ डबल बॉन्ड वालों की जो बॉन्ड एंगल है 120 होगी, ठीक है। और रूट वर्ड इनमें इन यूज करते हैं। उसके बाद इनका जो जनरल फार्मूला है वो क्या होगा, CnH2n, CnH2n। तो इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n, CnH2n, ठीक है। तो CnH2n जो है इनका जनरल फार्मूला है। इसमें n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम शो करता है। तो जितने, अगर 3 कार्बन है, 2n का मतलब यह है कि n से डबल होगा। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 होंगे, यानी आपके पास क्या होगा, प्रोपीन होगा, ठीक है। तो अगर C4 है तो H क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बेसिक बातें, चले इनको हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स, इनको हम ओलिफिन्स कहते हैं, ठीक है। ओलिफियांट, ओलिफियांट मींस ऑयल फार्मर, ठीक है। तो अल्कीन्स को क्या कहा जाता है, अल्कीन्स को ओलिफिन्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो लोअर अल्कीन्स हैं, बिकॉज लोअर अल्कीन्स, lower alkenes produce oily products on halogenation, कि जब हम छोटे छोटे अल्कीन्स में अप टू 12, 15, 20 कार्बन एटम, यानी बड़े नहीं हो, 40-50 वाले ना हो, तो अप टू 20 कार्बन एटम्स, यानी ये जो छोटे अल्कीन्स हैं, इनमें अगर हम हेलोजिनेशन करेंगे, यानी आप क्लोरीन या फ्लोरीन ऐड करते हो,
आप क्लोरीन या फ्लोरीन ऐड करते हो, ठीक है, तो जैसे ऐड करते जाओगे तो छोटे छोटे जो है हेलो अल्केन्स देंगे, डाई हेलो अल्केन्स देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड पे 2 क्लोरीन जुड़ेंगे, ठीक है, तो ये आयली प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो आयल टाइप प्रोडक्ट बनाते हैं, आयली लेयर बनाते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे कि ये आयल फार्मर्स हैं, ठीक है, इनको ओलिफिन्स कहते हैं, ठीक है, या इसको कुछ बुक इस सेंस में भी लेते हैं, क्योंकि आयल्स और फैट्स में क्या फर्क होता है कि आयल और फैट में ये फर्क होता है कि आयल में जो ग्लाइसराइड होते हैं वो अनसेचुरेटेड ज्यादा होते हैं, तो इन वजह से, इस वजह से भी हम इनको आयल फार्मर्स कहते हैं, ठीक है, तो आयल में अनसेचुरेटेड ग्लाइसराइड ज्यादा होते हैं, ठीक है, इस वजह से भी हम कहते हैं, तो दे आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। उसके बाद अगर बुकिश लैंग्वेज पे आए तो इंट्रोडक्शन है कि अल्कीन्स आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इनकी चारों ही वैलेंसी जो है वो फुली सेटिस्फाई नहीं है सिंगल बॉन्ड से। अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स, ओलिफिन्स का मतलब अभी मैंने बताया कि आयल फार्मिंग लैटिन वर्ड है, क्योंकि इनकी जो है लोअर अल्कीन्स बनाते हैं आयली प्रोडक्ट विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। जनरल फार्मूला CnH2n। उसके बाद अब देखें अल्कीन, अल्केन और अल्केन में फर्क क्या होगा कि अगर आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो यहां पे देखें अगर ये इथेन है, अगर इथीन होगा तो क्या होगा, एक कार्बन कार्बन एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर आपके पास अल्काइन होगा कोई भी तो 2 फर्दर हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी इनका जनरल फार्मूला क्या है CnH2n+2, इसका खाली है CnH2n, तो 2 हाइड्रोजन क्या हो गया, -2 हाइड्रोजन, इसमें फर्दर -2 हाइड्रोजन करेंगे तो इनका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n-। तो वाइल मूविंग फ्रॉम अल्केन टू अल्कीन 2 हाइड्रोजन कम पड़ जाएंगे, एंड मूविंग फ्रॉम अल्कीन टू अल्काइन 2 फर्दर हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है बेटा। दे हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन अल्केन्स, दे आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स। अब जो साइक्लोअल्केन होते हैं और जो अल्कीन्स होते हैं ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर हैं, मतलब एक कंपाउंड जो है वो रिंग रिंग में यानी क्लोज रिंग में एग्जिस्ट करेगा जो साइक्लोअल्केन होगा, और अल्कीन आपके क्या होंगे, ओपन चेन होंगे। चले इस चीज को देखें कि अगर हमारे पास प्रोपीन है, ठीक है, हमारे पास क्या चीज है, हम क्या कह रहे हैं कि दे आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ साइक्लोअल्केन्स। तो ये जो है साइक्लोअल्केन्स के रिंग चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है। मान लें कि आपके पास प्रोपीन है, तो ये हो गया आपका क्या, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन। उसके बाद एंड आपके पास क्या चीज है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। दोनों में देखें आपको क्या मिलेगा, C2H4 मिलेगा, ठीक है, दोनों में, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4, पर एक कार्बन की सीधी चेन में एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन दोनों को हम कहेंगे रिंग चेन आइसोमर्स, इन दोनों को क्या कहेंगे हम, रिंग चेन आइसोमर्स कहेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज है, दीज कंपाउंड कंटेन्स एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, यही इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि इनमें डबल बॉन्ड होगा, और इस डबल बॉन्ड में क्या होगा कि एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होगा, एक कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड होगा, एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होगा, एक कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। अल्कीन्स है फंक्शनल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इनकी जो रिएक्टिव साइट होगी, मान लें कि आपके पास डिकीन है, तो जहां पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, सिर्फ वही 2 कार्बन क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे, बाकी जो 8 कार्बन होंगे वो उनकी इतनी रिएक्टिव साइट नहीं होगी, तो उनकी जो रिएक्टिव साइट होगी वो डबल बॉन्ड वाली होगी। डबल बॉन्ड वाली क्यों होगी, क्योंकि उसमें एक कमजोर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, उसमें एक कमजोर पाई बॉन्ड मौजूद है जो कि टूट जाएगा, ठीक है। द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स आर ड्यू टू वीक पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इनके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, तो वीक बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके टूटने की वजह से क्या होंगे, इनके रिएक्शंस होंगे, हेंस जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यही इनका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, या फंक्शनल पार्ट होता है, या आप कह लें कि एक्टिव साइट या रिएक्टिव साइट होती है, ठीक है बेटा। ईच कार्बन इन्वॉल्व इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मैंने अभी आपको बताया कि sp2 होंगे, बाकी सारे sp3 होंगे। इसको सेव करते हैं।
उसके बाद क्या चीज है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम, यानी डबल बॉन्ड का ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इसके न्यूक्लियस तक जो मुफासला है दैट इज 1.34, और कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डिस्टेंस है 1.09 एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद क्या चीज है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एनर्जी जो है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की है, तो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 598 किलो जूल पर। अल्कीन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें चार्जेस नहीं होती, तो उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी जिसके थ्रू मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो क्या होंगी? लंडन डिस्पर्शन फोर्स होंगी, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एक ही किस्म की फोर्स पाई जाती है, दैट इज व्हाट? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। और लंडन डिस्पर्शन फोर्स आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे आप होमोलॉगस सीरीज में बढ़ते जाओगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर मास क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें क्या आता जाएगा? चेंज आता जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आती जाएगी? चेंज आती जाएगी, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आती जाएगी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्योंकि कमजोर होती हैं तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी? कम होंगी। किन से? जो पोलर होंगे, सच एज अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उन कंपाउंड से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम होगी। अगर आपके पास अल्कीन C2, अब इथीन इसका पहला मेंबर है, इथीन इसका पहला मेंबर, क्योंकि अल्कीन होने के लिए एक डबल बॉन्ड चाहिए और डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए, तो इथीन इसका फर्स्ट मेंबर होगा। तो C2 से C4 तक ये गैसेस होते हैं। उसके बाद अगले जो 11 मेंबर्स हैं फ्रॉम C5 टू C15 ये लिक्विड होते हैं, और C16 टू हायर मेंबर क्या होंगे? सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे। अल्केन पे ये सीन क्या था? अल्केन पे था C1 टू C4 गैसेस थे, ठीक है, और उसके बाद C2 टू C17 जो है वो लिक्विड थे, और C18 एंड हायर जो हैं वो क्या थे? यहां पे देखें तो आपका एक कार्बन नीचे से बढ़ गया कि यानी C2 टू C4 होंगे। उसके बाद क्या होगा कि अपर लिमिट 15 17 की जगह पे, ठीक है। तो ये थोड़ा फर्क है जो आपने याद करना है। तो उसके बाद अल्कीन्स बीइंग नॉन पोलर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं तो लाइक डिसोल लाइक जो है हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि दे आर insoluble in water but they will be soluble in what? They will be soluble in polar solvents, non-polar solvents such as बेंजीन हो गई, ठीक है, बेंजीन हो गई, अल्कोहल हो गया, उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है, ये हो गई, ये हो गई, उसके बाद CCl4 हो गया। ये कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं जिनमें ये डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है? दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न विथ ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। अब दे की बात नहीं करते, हम बात करते हैं किसकी? खाली इथीन की। तो इथीन वैसे जो दूसरे अल्कीन्स हैं उनकी कोई स्मेल नहीं होती, सिर्फ इथीन को एक प्लेन स्मेल होती है। और दूसरी बात, जब बंदा इसको परफ्यूम समझ के सूंघ लेगा तो वो बेहोश हो जाएगा, क्योंकि ये सर्जरी में एज एनेस्थेसिया यूज होती है, यानी किसी को अनकॉन्शियस करने के लिए, बेहोश करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। Their physical properties like boiling point, melting point, densities increases with increases number of carbon atoms, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनमें जो ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स है। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर मास पे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो बढ़ती जाएंगी, और जो इनवर्सली होती हैं वो कम होती जाएंगी। मान लें कि आपके पास लिक्विड है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी, ठीक है, पर उसकी जो वोलेटिलिटी है, रेट ऑफ इवापोरेशन है, वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो है इंक्रीज होंगी, कुछ डिक्रीज होंगी। यार बॉइलिंग पॉइंट्स आर ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ अल्केन्स इफ दे हैव सेम कार्बन एटम्स, यानी आप ब्यूटेन और ब्यूटीन की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक जैसी लगेंगी, ठीक है, एक जैसी लगेंगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि देयर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ब्रांच चेन अल्कीन्स आर लोअर देन स्ट्रेट चेन अल्कीन्स। जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाओगे, हमने पढ़ा था एक फैक्टर के लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट? सरफेस एरिया। तो ब्रांचिंग से सरफेस एरिया क्या होगा? कम होगा। तो जितना सरफेस एरिया कम होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जब अट्रैक्टिव फोर्स कम होती जाएगी तो क्या होगा?
क्या होगा, वही होगा कि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, इंक्रीज इन ब्रांचिंग, डिक्रीज सरफेस एरिया, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कोई भी होमोलॉगस सीरीज है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो उनकी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने की वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। अगर अल्कोहल है तो उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे कम होती जाएगी। अगर कोई नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो उसकी भी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में कम होती जाएगी अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे। उसके बाद इथीन इज द फर्स्ट मेंबर, के इथीन इसका फर्स्ट मेंबर है, बिल्कुल है भाई। तो अब जो है इथीन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लें। इथीन जो है वो फर्स्ट मेंबर है अल्कीन फैमिली का। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इथीन फर्स्ट क्यों है, मीथीन क्यों नहीं होता, वाई मीथीन नहीं होता, मीथीन क्यों नहीं होता? देखिए, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाने के लिए, अनसेचुरेटेड कंपाउंड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो 2 कार्बन वाले के लिए रूट वर्ड ईथ यूज करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन यूज करेंगे तो इथीन होगा। ठीक है, इट अकर्स इन कोल गैस अप टू 9%। नेचुरली जो है, जो हमें कोल जो है जिसकी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे थे, ठीक है, तो उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें कोल टार मिल रहा था और कोल गैस मिल रही थी। उस कोल गैस में जो है आपको क्या मिलता है, इथीन मिलता है अप टू 9%। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इट इज अ कलरलेस गैस विथ प्लेन स्मेल और स्वीट स्मेल। इट कॉजेज एनेस्थेसिया ऑन इनहेलेशन, यानी जब आप इसको सूंघेंगे तो ये सूंघने में आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी। अच्छी लगने के बाद आप बेहोश हो जाओगे, फिर डॉक्टर जो है सर्जरी करेगा। इट इज स्पेरेंटली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर वगैरह में। इट इज लेस डेंस देन एयर। इसकी जो डेंसिटी है वो एयर से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यानी अगर आप बलून में इथीन गैस डालते हो, अगर आप बलून में इथीन गैस डालते हो तो बताएं बलून ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? विल इथीन बी अट्रैक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और नॉट? इथीन जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? कौन बताएगा? क्या होगा बेटा? होगा यूटिलेस डेंसिटी। ठीक है, ऊपर जाएगा बलून। ठीक है, ऊपर जाएगा। अब यूजेस ऑफ इथीन, इथीन किस काम आता है? इथीन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन प्लास्टिक। हम जो घर में प्लास्टिक शॉपर यूज करते हैं, ठीक है, ये पॉलीथीन प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, इट मेकिंग टॉयज, उसी प्लास्टिक से आप खिलौने बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक केबल्स, बैग्स और बॉक्सेस वगैरह बना सकते हो। एज अ हार्मोन फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। यहाँ पे अगर मैं एक चीज ऐड करूं, यानी जो खट्टे फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनको आर्टिफिशियल उनकी रैपनिंग के लिए, यानी उनको जल्दी ग्रो करने के लिए, ठीक है, उनको मैच्योर करने के लिए एज अ हार्मोन का काम करता है इथीन। इट इज अ जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। सर्जरी में इसको हम बेहोश करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन मेकिंग पॉइजनस लिक्विड कॉल्ड मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो है, इसका नाम गैस है, होता ये क्या है, ये हाईली डेंस लिक्विड होता है। तो जब आप सल्फर मोनोक्लोराइड को इथीन से रिएक्ट कराओगे तो फास्जीन गैस बनेगी। फास्जीन गैस एक हाईली डेंस लिक्विड होता है। जब वो स्किन से कांटेक्ट में आएगा तो स्किन में ब्लिस्टर्स काज करेगा, यानी आपकी स्किन जो है, प्रोटीन्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, स्किन बिल्कुल गल सड़ जाएगी। और उससे यानी बिल्कुल आप ऐसा मान लें कि कोई यानी एक ऐसी चीज है जो थिक चीज है, या आपने घर में कभी कलफ बनाया है, ठीक है, तो उसकी थिक सोल्यूशन होती है, वहां से बबल्स निकल रहे होते हैं, तो स्किन आपकी गल सड़ के उससे यानी पस सेल्स जो है बबल्स की फॉर्म में बाहर आ रहे होंगे, यानी अदर वर्ड कहें कि स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, स्किन सेल्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि इसको वर्ल्ड वार 1 में यूज किया गया। वर्ल्ड वार 1 में इसका नाम मस्टर्ड गैस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसकी स्मेल जो है वो मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है।
उसके बाद क्या है कि एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सच एज ग्लाइकोल। अब ग्लाइकोल हम पढ़ेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन से बनता है, फायर स्ट्रेस से बनता है। उसके बाद इथाइल हैलाइड, इथाइल अल्कोहल, ईटीसी इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज है, तो इसकी इंट्रोडक्शन और यूजेस आ गए। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि अल्कीन्स ज्यादा कौन स्टेबल होंगे। ठीक है, अल्कीन्स में जो रिएक्शंस होते हैं वो एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो अगर हम बात करें कि अल्कीन्स की रिएक्टिविटी की, तो अल्कीन्स में जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस कौन से होते हैं, वो रिएक्शंस होते हैं एडिशन। अगर एडिशन की टाइप करें तो कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं किसमें, अल्कीन्स में। अब क्या होगा, इसमें जो पाई बांड है, ठीक है, इसमें एक पाई बांड है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल को देते हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसको इलेक्ट्रोफाइल कितना जल्दी अटैक करके इलेक्ट्रॉन ले जाता है या कितना जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो डिपेंड करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये कितना इजीली अवेलेबल है। ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितना इजीली अवेलेबल है कि इलेक्ट्रोफाइल कितना इजी इस पे एक्सेस कर सकता है। अब मान लें कि आप जो है इस तरह से करते हैं कि आपके पास एक अल्कीन है, ठीक है, उसके बाहर एक बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए आप, ठीक है। आपने क्या किया कि बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, भाई आपने 4 बड़े ग्रुप लगा दिए। तो आप जितने, अब देखिए आपने क्या किया कि आपने 3 बड़े ग्रुप लगा दिए और 3 बड़े ग्रुप ने क्या किया, 4 बड़े ग्रुप लगा दिए। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रोफाइल से बिल्कुल छुप गया, यानी बहुत ही तंग रास्ता है या बिल्कुल नहीं है। तो जितने आप बड़े ग्रुप लगाओगे, जितने आप बड़े ग्रुप लगाओगे, तो जितने हम बड़े बड़े ग्रुप लगा देंगे तो इलेक्ट्रोफाइल जो है, जो जिसने इस पाई इलेक्ट्रॉन को लेना था, वो इजिली एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो जितना डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी, ठीक है, यानी आपने 4 ग्रुप्स लगाए, आपने 3 ग्रुप्स लगाए। अब 3 ग्रुप्स लगाओगे तो एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ये आर आर आपने 4 ग्रुप लगा दिए, यहां पे आपने 3 ग्रुप लगाए, ठीक है। फिर ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, 2 वाले से। 2 वाला फिर जो है ना ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान में रखें। ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सिस से। क्यों होगा आप बता सकते हो, क्योंकि इसमें स्टेरिक रिपल्शन नहीं है। ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, 1 वाले से, यानी यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो जितना आप ये जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं ये कम करते जाएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इजिली अवेलेबल होगा किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को इजिली अवेलेबल होगा। पर सिंपली बताएं कि जितने लंबे लंबे ग्रुप लगाएंगे तो जो पाई बांड है वो ढकता जाएगा, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काज होगी, रुकावट काज होगी, इलेक्ट्रोफाइल इजिली नहीं पहुंच पाएगा उन पाई इलेक्ट्रॉन्स पे। तो वो अल्कीन जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जो वो अल्कीन जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। मान लें अगर आपको, आपके पास इथीन है, ठीक है, आपके पास प्रोपीन है, आपके पास 1 ब्यूटीन है, आपके पास 2 ब्यूटीन है। तो क्वेश्चन अगर मेरा सिंपल है कि द मोस्ट एंड लीस्ट स्टेबल अल्कीन, व्हाट विल बी योर आंसर।
कि अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि विच इज द मोस्ट एंड लीस्ट स्टेबल अल्कीन, क्या होगा क्वेश्चन आपका आंसर? जल्दी बताएं। 2 ब्यूटीन जो है ये क्या होगा? मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल होगा। इथीन जो है आपका क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि इथीन इज द मोस्ट रिएक्टिव अल्कीन। इथीन इज द मोस्ट रिएक्टिव। आप अल्कीन क्या, आप हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, क्योंकि अल्काइंस की रिएक्टिविटी इनसे कम होती है। तो इथीन इज कंसीडर्ड एज सिंपली, अगर अनसब्स्टिट्यूटेड है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं लगा हुआ, तो सबसे ज्यादा जो हाइड्रोकार्बन ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कौन होगा? वो इथीन होगा। वो इथीन होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में क्या था सीन? 1 ब्यूटीन में देखें कि डबल बॉन्ड के बाद हमने ग्रुप काउंट करने हैं। अब देखें ये 1 ब्यूटीन है, CH2 CH3। अब ये आपका हो गया क्या? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के बाहर एक ही अल्काइल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक ये ग्रुप हो गया। तो 1 ब्यूटीन में क्या था कि 1 ब्यूटीन में एक ही ग्रुप था जो कि इसको रेजिस्ट कर रहा था इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को, ठीक है। 2 ब्यूटीन में क्या होगा? 2 ब्यूटीन में क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, एक अल्काइल ग्रुप आपका यहाँ पे था, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे था, ठीक है। तो 2 अल्काइल ग्रुप रोटेट कर रहे हैं अल्कीन को, तो 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगर आपके पास 2 ब्यूटीन है, सिस 2 ब्यूटीन है और ट्रांस 2 ब्यूटीन है, तो दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ट्रांस क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसके सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे होते हैं, उसमें रिपल्सिव फोर्स नहीं होती। सेम ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, तो सिस में क्या एक दूसरे के आमने सामने है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो स्टेबिलिटी को कम करते हैं, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है चीजें? तो अब हम आते हैं, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली, ठीक है, कि जितना डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा अल्कीन के डबल बॉन्ड के बाहर, जितने बड़े बड़े ग्रुप हम बल्कि ग्रुप ज्यादा लगाएंगे, उतना पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो छुपता जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल रुकावट उसको महसूस होगी, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं हम, और उस रुकावट की वजह से रिएक्टिविटी कम और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, नेचर ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस टाइप के हैं? डबल बॉन्ड की 3 नेचर होती है। डबल बॉन्ड की 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। यानी ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैं, ये 3 टाइप के हैं। नंबर 1, ये आपका कॉन्जुगेटेड है या आपका आइसोलेटेड। आइसोलेटेड यानी अल्कीन आपके पास कौन सा होना चाहिए? पोलीन। कम से कम 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए मिनिमम। अगर कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड हैं, तो इस टाइप के डाइइन को या ट्राइन को या पोलीन को हम 3 किस्म में जो है वो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होगा? आइसोलेटेड अल्कीन, आइसोलेटेड डाइइन, यानी ऐसा अल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, ठीक है। दूसरा होगा आपका कॉन्जुगेटेड डाइइन। तीसरा जो आपका होगा वो होगा क्यूमुलेटेड डाइइन। गैस करें सब में स्टेबल ज्यादा कौन होगा? गैस करें, या अगर आपको पहले पता है तो बता दें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कॉन्जुगेटेड ज्यादा होगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड डाइइन इज मोस्ट स्टेबल। क्यों होगा ये हम बेंजीन में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आइसोलेटेड डाइइन होते क्या है? पहली बात कि आइसोलेटेड का मतलब ये है कि अगर 2 जो डबल बॉन्ड हैं, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से क्या हो? आइसोलेटेड हो, ठीक है। तो यहां पे नोट करें कि जो 2 डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इनके बीच में 2 सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है।
तो अगर एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड इनको क्या करेगा, सेपरेट करेगा, तो इसको हम आइसोलेटेड कहेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉन्जुगेटेड क्या होता है कि अल्टरनेट, डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर सिंगल आए, उसके बाद फिर डबल आए। तो ये जो सिंगल डबल कहानी है, इसको हम कॉन्जुगेटेड कहते हैं। और कॉन्जुगेटेड अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये रेजोनेंस शो करता है, ये डिलोकलाइजेशन करता है। इलेक्ट्रॉन इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो डिलोकलाइज पाए बॉन्ड होता है, ठीक है। अब क्यूमुलेटेड क्या होती है कि भाई लगातार डबल बॉन्ड हो, एक ही कार्बन दो डबल बॉन्ड बना रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा लुक में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है बेटा? चलें, इसके बाद इसको मैं सेव करके आगे बढ़ते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सिस की होगी, ट्रांस की होगी? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, ट्रांस जो है, ट्रांस में देखिए ये सेम ग्रुप जो है अपोजिट साइड पे है, ठीक है। और सिस में क्या होता है, ये सेम साइड पे होता है। अब देखिए कि यहां पे जो है ये ग्रुप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्टीरिक रिपल्शन। तो जो सेम ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के सामने है, ये क्या करें, रिपेल कर रहे हैं। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से, रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, और रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये स्टेरिक रिपल्शन जो है इस साइड पे सेम ग्रुप नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा कि वेरी लो स्टेरिक रिपल्शन होगी या बिल्कुल नहीं होगी। यहां पे क्या हो रहा था कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा थी, इस वजह से एनर्जी बढ़ रही थी। एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, मोर रिएक्टिव हो रहा था, ठीक है बेटा। तो यहां से आगे बढ़े, इसको सेव करते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, इनको प्रिपेयर कैसे किया जाए। प्रिपरेशन से पहले एक चीज और कर लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड और क्यूमुलेटेड में क्यूमुलेटेड ज्यादा होंगे, ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि उसमें sp हाइब्रिडाइज कार्बन मौजूद है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं किस पे, इनकी स्ट्रक्चर कर लें। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4, सॉरी। अब अल्कीन में क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड है, तो दोनों कार्बन क्या होंगे, दोनों कार्बन क्या होंगे, डबल sp2 हाइब्रिडाइज होंगे या वो होंगे sp2 होंगे, ठीक है। सिर्फ केम चलेगी बेटा, बार बार क्यों पूछ रहे हो, सिर्फ केम। सर फिजिक्स वाले की कोई हो गई थी इमरजेंसी, वो उधर चला गया गांव। सर अयाज का फिर गला खराब हो गया, तो इसलिए वो भी ऑफ है, आज कल आएगा वो, ठीक है। तो सिर्फ केम ही पढ़ेंगे। तो इथिन में दोनों कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो भाई दो कार्बन लिख लें आप, दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो एक कार्बन ये है sp2 हाइब्रिडाइज, फिर दूसरा कार्बन ये है, ठीक है। हर ऑर्बिटल जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2, ये भी sp2, और उसके बाद ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। अब एक बॉन्ड जो है वो बन चुका है, कौन सा, कार्बन का कार्बन के साथ, ठीक है। ओवरलैपिंग कौन सी है, लीनियर ओवरलैपिंग। या आप इस सेंस में भी समझ सकते हो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है sp2 तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि क्या होगा, और कुछ नहीं हो सकता भाई। ठीक है बेटा।
चले, उसके बाद क्या होगा कि अब दूसरे बॉन्ड क्या है कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हमेशा आपको पता है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन के पास ऑर्बिटल कौन सी है, एस है, तो एस ऑर्बिटल के साथ कार्बन की, ये कार्बन है, ठीक है, दोनों कार्बन है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना। उसके बाद 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बने कैसे? अब ये जो सिंगल बॉन्ड था, ये जो सिग्मा बॉन्ड था, ये कैसे बना? sp2 ओवरलैपिंग से। अब ये हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? कार्बन के पास तो sp2 है, हाइड्रोजन के पास s है, हाइड्रोजन के पास s है, ठीक है। तो इसी तरह से तो इसी तरह से क्या होगा कि हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो sp2 और s हाइब्रिडाइजेशन से बनेगा, ठीक है। समझ, हमारे पास बारिश नहीं है, हमारे पास कोई बारिश नहीं, कल आपके पास हुई होगी। आपके पास हुई, हमारे पास कोई बारिश नहीं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होगा? अब सिग्मा बॉन्ड sp2 से होगा और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गई। इस कार्बन के पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसके पास भी, तो वो क्या बनाएंगे? वो पाई बॉन्ड। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये पैरेलल ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड बनाएगा। तो आपके इथीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगी, इथीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगी। फॉर द सेम रीजन इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। तो अगर आप इथाइन बनाते हैं C2H2, इथाइन में क्या होता है? इथाइन में हर कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है, हर कार्बन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो आप 2 कार्बन लिखोगे, लिखा हमने भाई 2 कार्बन, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। अब एक कार्बन जो है वो भी sp, ठीक है, तो ये sp हाइब्रिडाइज, तो ये कार्बन और दूसरा ये कार्बन, ये भी sp हाइब्रिडाइज, ये भी sp हाइब्रिडाइज, क्योंकि 2 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रही हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनने, ठीक है। तो एक ये कार्बन एक ये कार्बन, इन्होंने आपस में सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो कार्बन ने कार्बन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनाया, कैसे बना? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन की, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन की। अब क्या रह गया कि भाई ये भी sp ऑर्बिटल है, ये भी sp ऑर्बिटल है, ठीक है। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होती है, तो एक हाइड्रोजन यहां चिपक गया, एक हाइड्रोजन यहां चिपक गया, तो यहां पे कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स थी एटॉमिक, उसमें 2 हाइब्रिडाइज हुई हैं, तो 2 अनहाइब्रिडाइज रह गई, 2 अनहाइब्रिडाइज क्या हो गई? रह गई, ठीक है। 2 ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज रह गई। अब रह गई तो अब क्या होगा? जब 2 ऑर्बिटल रह गई तो वो क्या बनाएगी? पाई बॉन्ड बनाएगी, एक py py। तो आपका एक पाई बॉन्ड जो है इन्होंने बना लिया, एक पाई बॉन्ड जो बना वो py py से बना, पैरेलल ओवरलैपिंग से। फिर दूसरी कौन सी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है? pz pz, ठीक है। तो तीसरा जो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा वो pz pz से बनेगा, ठीक है। यानी ये जो पिंक वाला है pz pz ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगी? पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगी। इस तरह से क्या हुआ कि सिंगल बॉन्ड भी बन गया और डबल बॉन्ड भी बन गया, डबल बॉन्ड भी बन गया, उसके बाद ट्रिपल भी हो गया, ठीक है, उसके बाद ट्रिपल भी हो गया। चले और कुछ बात करें प्रिपरेशन की। तो अल्कीन्स को जनरली जिस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है उन रिएक्शंस को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन, यानी कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, भले अल्कीन हो या अल्काइन हो। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 एटम्स जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू एडजेसेंट कार्बन से जुड़े होते हैं वो 2 सिग्मा बॉन्ड टूट जाएंगे, उनकी जगह पे एक कमजोर पाई बॉन्ड बनेगा। यानी अल्कीन्स जो हैं जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन से बनाए जाते हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या? मान लें कि आपके पास ये 2 कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इसके ऊपर AB 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। हम क्या करें? हम इन दोनों ग्रुप को क्या करें? रिमूव करें, -AB। अब कौन ले गया? वो एक अलग कहानी है। तो हुआ क्या कि दोनों जो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, ये भी सिग्मा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड था, तो 2 स्ट्रांग बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। बनेगा क्या नतीजे में? रिजल्ट में एक कमजोर बॉन्ड बनेगा,
तो दो सिग्मा बांड के ब्रेक होने से एक वीक बांड बना, पाई बांड बनेगा। ठीक है, मुझे बताएं कि स्ट्रांग बांड टूटे हैं, वीक बांड जो है बना है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए? एंडोथर्मिक होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये क्या होगा? इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगी या रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होंगे? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होंगे या रिएक्टेंट? रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें सिग्मा बांड है, इसमें पाई बांड है। ठीक है, तो आपकी रिएक्टेंट जो है मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव कह सकते हो देन प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये ज्यादा फेवरेबल कहां होगा? फॉरवर्ड में जाए या बैकवर्ड में जाए? इजी क्या होगा? इजी क्या होगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अगर आप किसी कंपाउंड से दो ग्रुप रिमूव करते हो तो आपको अल्कीन मिलेगा। ठीक है, मान लें कि यहां पे सी और डी ग्रुप ही लगे हैं, तो यहां पे सी और डी ग्रुप लगे हैं, तो इस फर्स्ट स्टेज पे जब दो ग्रुप रिमूव होंगे, दो सिग्मा बांड टूटेंगे, एक पाई बांड बनेगा। ठीक है, तो आपको डबल बांड मिलेगा। अगर फर्दर हम क्या करते हैं कि सी और डी को भी यहां से रिमूव करते हैं, यानी हम सी और डी माइनस सी डी करते हैं, एक और पाई बांड बन जाएगा। अगेन दो सिग्मा बांड टूट रहे हैं, एक सिग्मा बांड कार्बन सी का, दूसरा कार्बन डी का। ठीक है, तो दो सिग्मा बांड टूट रहे हैं, तो अभी क्या होगा कि अभी ये डबल बांड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ट्रिपल बांड। तो अगर दो ग्रुप आप रिमूव कराते हो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू तो आपको अल्कीन मिलेगा। अगर आप चार ग्रुप रिमूव कराते हो तो आपको अल्काइन मिलेगा। ये बात समझ आ गई बेटा? ये बात समझ आ गई कि एलिमिनेशन रिएक्शन में दो या चार ग्रुप रिमूव होते हैं या फर्दर ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर दो ग्रुप रिमूव होंगे तो आपको अल्कीन मिलेगा, अगर चार रिमूव होंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? अल्काइन मिलेगा। इज इट क्लियर? चलिए मैं इसको सेव करता हूं। उसके बाद क्या है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है दे आर रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन में क्या होता है कि मान लें कि आपके पास इथीन था, इसमें डबल बॉन्ड था। ठीक है, आपने इस पे क्या किया कि क्लोरीन ऐड किया, तो ये बन जाएगा क्या? CH2 CH2, क्लोरीन यहाँ पे लगा, क्लोरीन यहाँ पे लगा। ठीक है, तो दो सिग्मा बांड बन गए और एक पाई बांड ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये इन दिस डायरेक्शन इट इज एडिशन। अब अगर आप क्या करते हो कि इस रिएक्शन को इस डायरेक्शन में ले आते हो, एलिमिनेशन करवाते हो, तो ये दो क्लोरीन क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। तो जब आप इसको जिंक से रिएक्ट कराएंगे, क्लोरीन रिमूव हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? दोबारा इथीन बन। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटी होते हैं। तो एलिमिनेशन जो है एडिशन का एंटी होगा। ठीक है, अब एग्जांपल कौन से? डिहाइड्रेशन हो गया, डिहेलोजिनेशन हो गया, डिहाइड्रोजोहेलोजिनेशन हो गया। ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं किसके? इसके अल्कीन्स की, सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शंस के। ठीक है, इन रिएक्शन के थ्रू हम अल्कीन को बना सकते हैं। ठीक है बेटा, पहला पहला जो मेथड है वो है डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट कैसे किया जाए? पहली बात कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता क्या है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एलिमेंट्स ऑफ वाटर कंपाउंड से रिमूव हो और दो एडजेसेंट कार्बन से, एक से OH रिमूव हो, दूसरे से H रिमूव हो। तो OH का भी सिग्मा बांड टूटेगा और H का भी सिग्मा बांड टूटेगा कार्बन से। तो OH और O तो आपस में जाके वाटर बनाएंगे और दो कार्बन के दरमियान जहां से ये ग्रुप रिमूव होते वहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। वहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और रिएक्शन का नाम क्या होगा? डिहाइड्रेशन। क्यों होगा? क्योंकि वाटर रिमूव हो रहा है, क्योंकि वाटर रिमूव हो रहा है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन कहेंगे। अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाने के लिए
डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाने के लिए वी नीड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हमें एक ऐसा रिएजेंट चाहिए जो वाटर के एलिमेंट को क्या कर सके, खींच सके, बाहर निकाल सके। तो वी नीड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, P4O10, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड, ये कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो यूज हो सकते हैं। ये कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होते हैं। उसके बाद टर्शरी अल्कोहल जो है उसकी डिहाइड्रेशन ज्यादा होगी प्राइमरी और सेकेंडरी से। तो सीक्वेंस क्या होगा कि टर्शरी मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। और मिथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती नहीं, मिथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती नहीं। द बेस्ट प्रोसीडियर फॉर डिहाइड्रेशन इज व्हाट? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर आप इसको पास करें तो आपको यील्ड बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो आते हैं इस रिएक्शन की तरफ। एक सेकेंड मैं ये खत्म कर लूं वरना ठंडी हो जाएगी। तो आप लोग क्या करें, नाश्ता वगैरह किया है या हमारी तरह बस ऐसे ही उठ के आ गए? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? अच्छा, उधर बैठे बैठे ही खा लिया? बना कर किया है, ये तो बहुत और अच्छी बात हो गई। कशिश ने नहीं किया, चाय पी है और फ्रूट। वाह, सुबह सुबह को फ्रूट खा रही हो मिसबा, मोटी हो जाओगी या ऑलरेडी मोटी हो? अच्छा, चाय में फ्रूट डुबो डुबो के खाया था? कैसे चाय में फ्रूट कैसे खाया था? डुबो डुबो के? अच्छा, पहले फ्रूट फिर थोड़ी देर, बिल्कुल थोड़ी देर बाद। अच्छा, खदीजा ने बिस्किट को कत्ल करके खाया, यानी इसका मतलब ये हुआ खदीजा कि आपने पहले बिस्किट को नीचे फेंका, उसके बाद पांव से उनको खूब जो है लाते मार के रगड़ा, उसके बाद खा लिया। चले, तो व्हाट इज डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर रिमूव हो। देखिए यहाँ पे कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, उसके अल्फा कार्बन पे OH है और बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन, या अल्फा पे H या वो है, ठीक है। क्या होगा कि हमें अगर हमारे पास इनमें से कोई भी भैया मौजूद है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो क्या करेंगे कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकालेंगे। तो इस कंपाउंड में क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड, निकल के आ जाएगा वाटर। तो ऐसा कंपाउंड जो इस वाटर को निकलाएगा, बाहर निकालेगा, उसको हम क्या कहेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। और रिएक्शन को एलिमिनेशन कहेंगे, क्योंकि दो ग्रुप जो है वो एडजेसेंट कार्बन, लगातार कार्बन से रिमूव हो गए हैं, दो सिग्मा बॉन्ड साइमल्टेनियसली टूटे हैं, एक पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है बेटा। तो भी सेव करते हैं। तो पहला पहला जो एग्जांपल दिया हुआ है वो इथाइल अल्कोहल को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से 2:1 में रिएक्ट कराएंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा जिसमें वाटर निकल जाएगा अल्कोहल से। जब वाटर निकल जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा? इथीन रह जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि भाई ये CH2, उसके बाद ये CH2, इधर OH, इधर H। तो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं और टेम्परेचर कितना ले रहे हैं? 170। तो अब क्या होगा कि यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH, ये एक दूसरे को प्यारे हो जाएंगे। तो दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, एक यहां से एक यहां से, दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो गई, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो गई। तो ये आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगी वो बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इनमें से निकल के आ गया, इनमें निकल गया वाटर। तो ये सिग्मा बॉन्ड टूटने के बाद इनकी वैलेंसी एक एक कम हो गई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि उसी वैलेंसी को जो फ्री हो गई थी उसको आपस में यूटिलाइज करेंगे और डबल बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से ये हुआ कि डिहाइड्रेशन हुई, ठीक है। डिहाइड्रेशन करवाई किसने? सल्फ्यूरिक एसिड ने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल होता तो उसकी डिहाइड्रेशन ज्यादा तेज होगी सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ज्यादा होगी प्राइमरी से,
और दूसरी बात नोट करने की कि मिथाइल अल्कोहल कैन नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन, कैन नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन, के मिथाइल अल्कोहल डिहाइड्रेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास एक ही कार्बन है, क्योंकि उसके पास एक ही कार्बन है, ठीक है, उसके पास एक ही कार्बन है। सारा एलिमिनेशन की बात करें खदीजा कि ये इसकी एलिमिनेशन जल्दी होगी, ये होगी या आगे चल के आपको पता चलेगा कि इससे जो कार्बोनियम आइन बनता है इंटरमीडिएट वो टर्शरी बनता है, टर्शरी अल्कोहल से। इस वजह से ये उसकी जो है फेवरेट प्रोडक्ट होगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत बेटा? इसको सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो बहुत से हैं, एक हमने यूज किया सल्फ्यूरिक एसिड, अब दूसरा भी यूज करते हैं। तो अगर आप डिहाइड्रेशन किससे करवा रहे हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, ठीक है। तो आपके पास वही प्रोडक्ट किस के CH2, उधर हाइड्रोजन, उसके बाद CH2 और फिर OH। और अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हो तो आपको टेम्परेचर जो चाहिए 350 टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और ये एक बेस्ट मेथड होता है अकॉर्डिंग टू PTV पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा कि यहाँ से OH उड़ गया, यहाँ से हाइड्रोजन उड़ गया, एक दूसरे को प्यारे हो गए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड इथीन और वाटर बनेगा। तो ये भी एक एलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। और डिहाइड्रेटिंग कौन है? यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन इसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ अगर आप फास्फोरिक एसिड जोड़ देते हो तो फिर ये रिएक्शन 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। तो खाली एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन 350 पे हो रहा था। अब दूसरा जब हमने इसे मिक्सचर यूज किया फास्फोरिक एसिड के साथ तो फिर ये टेम्परेचर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब आपको प्रोडक्ट तो वही मिलनी है कि इथीन प्लस वाटर, क्योंकि डिहाइड्रेशन ही होनी है। तो यहां तक कोई दिक्कत बेटा? क्लियर है? क्लियर है? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट चेंज करके अगर आप चेंज करोगे तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन 170 पे हो रही थी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ 350 पे हो रही थी, और अगर मिक्सचर में यूज करेंगे तो टेम्परेचर फर्दर रिड्यूस हो जाएगा 250 तक, ठीक है बेटा? ओके। उसके बाद क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी वर्ड जहां पे भी लगा हो, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, डीहेलोजिनेशन रिमूवल ऑफ हेलोजन। डी का मतलब होता है रिमूवल यानी निकालना। तो सब्सटेंस क्या होगा? कि निकलेगा। सब्सटेंस क्या होगा? निकलेगा, ठीक है। तो कैसे निकलता है, कौन रिमूव कराता है, उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे अगर डिहाइड्रेशन हो रही थी। यहां पे क्या चीज है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। मान लें कि आपके पास ये एक अल्काइल हैलाइड है भाई CH2, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके बाद CH2 और यहाँ पे क्लोरीन है। तो ये एक अल्काइल हैलाइड है। हम इसको क्या करते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक। तो ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसमें दो आयन होंगे, एक पोटेशियम आयन और दूसरा OH आयन, ठीक है। तो OH आयन क्या करेगा? OH आयन देगा इलेक्ट्रॉन इसको, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, और जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना शुरू होगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगी? कि OH और H क्या बनाएंगे? वाटर प्लस यहां से क्लोराइड आयन जो निकला वो पोटेशियम के साथ क्या बनाएगा? पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस। अब हुआ क्या? ओवरऑल ये हुआ कि यहां से क्लोरीन रिमूव हुआ, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो दो ग्रुप आप एडजेसेंट कार्बन से रिमूव हो गए, तो बनेगा क्या? इथीन। बनेगा क्या? इथीन। अब रिमूव होने वाले कौन है? रिमूव होने वाले कौन है? माइनस हाइड्रोजन माइनस क्लोरीन। तो रिएक्शन का नाम क्या है? डी मीन्स रिमूवल, डी हाइड्रो माना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ हेलोजन 2। तो हेलोजन भी रिमूव हुआ, हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ। बात समझ आ गई बेटा? तो इसके लिए जो कंडीशन चाहिए क्या चाहिए? पोटेशियम OH चाहिए। अगर आप यहां से गलती से अल्कोहल की जगह पे वाटर लिख लेते हो, तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट होती, फिर आपकी प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल।
तो इन केस अगर आप अल्कोहल की जगह वाटर लेते हो तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, फिर एलिमिनेशन नहीं होगी और आपको इथाइल अल्कोहल मिलेगा। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है? आकाशा फिर 2 अल्कीन मिलेगा। ठीक है, फिर 2 अल्कीन मिलेगा, क्योंकि हमेशा रिएक्शन में वही प्रोडक्ट ज्यादा बनती है जो मोर स्टेबल होती है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1 अल्कीन और 2 अल्कीन में 2 अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है तो वो बनेगी। ठीक है बेटा, 2 ब्यूटीन बनेगा। ये क्लियर है बेटा? क्लियर? बढ़े आगे, थर्ड रिएक्शन की तरफ चलें। ओके चले, उसके बाद आते हैं हम अब ये विक जेम ये क्या होता है। अच्छा, मान लें कि आपके पास ये चीज है CH2 यहाँ पे कोई हेलोजन है, यहाँ पे कोई हेलोजन है। ठीक है, CH3CH क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जेम, जेम और जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। यानी if two halogens are at the same carbon atom, if two halogens are at the same carbon atom, the halide is called gem dihalide. If two halogens are at adjacent carbon atom, they are called vicinal, और सिंपली हम इनको कहते हैं विक डाइहैलाइड। पहले तो ये बात समझ लें कि भाई जेमिनल क्या होते हैं, विसिनल क्या होते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? जेमिनल क्या होते हैं और विसिनल क्या होते हैं, ये बात समझ आ गई, जेमिनल और विसिनल वाली। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई विक डाइहैलाइड है, मान लें कि आपके पास इस तरह का कंपाउंड है CH2 क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, आपने इसको क्या किया कि जिंक से रिएक्ट करवाए। ठीक है, अब जिंक क्या करेगा, जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जिंक एक क्लोरीन जो है इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे फेंकेगा, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो हमें मिलेगा इथीन, हमें क्या मिलेगा, इथीन प्लस क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड। तो रिएक्शन जो है आपका क्या होगा कि एलिमिनेशन होगा। जिंक दोनों क्लोरीन को, क्योंकि इसकी बाइवेलेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दोनों क्लोरीन को अपनी तरफ खींच देगा। इसके इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, क्योंकि कार्बन जो है क्लोरीन के साथ ऑक्सीडाइज हुआ था, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, आपको अल्कीन मिलेगा और जिंक हैलाइड मिलेगा। इज इट क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? फिर आगे बढ़े। सिंपल सा रिएक्शन है, नाम से ही पता चल रहा है। बढ़े? ओके, पार्शियल और कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन। अब देखिए, अगर हमारे पास अल्काइन है तो जब हम अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो उससे बनता है अल्कीन। जब अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन करेंगे क्या बनता है, अल्कीन बनता है। और अल्कीन जो है उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो रिएक्शन वहां पे स्टॉप नहीं होगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगा और किधर जाके रुकेगा, अल्केन पे जाके रुकेगा। यानी अल्काइन हाइड्रोजिनेट होके अल्कीन देगा, अल्कीन हाइड्रोजिनेट देके अल्काइन देगा, अल्केन देगा, सॉरी। ठीक है, तो अगर आप रिएक्शन को बीच में रुकाना चाहते हो, आप अल्कीन तक रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हो, तो फिर आपको स्पेशली डिजाइन कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, जिसको लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। अब लिंडलार कैटलिस्ट में हम क्या यूज करते हैं, पैलेडियम यूज करते हैं, विच इज सपोर्टेड ऑन द बेरियम सल्फेट, और उसमें एक कैटालिटिकल पॉइजन लगा होता है, जो लीड कैटलिस्ट जो हम यूज कर रहे हैं उसकी कैटालिटिकल पावर को रिड्यूस करेगा, ताकि वो अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करने के बाद उसका पावर इतना ना रहे कि वो अल्कीन को फिर जो है किस में कन्वर्ट कर दे। तो वो क्या करेगा कि रिएक्शन कैटलिस्ट के कैटालिटिकल पावर को क्या कर देगा, कम कर देगा, कि रिएक्शन आगे ना बढ़े, बस अल्कीन तक स्टॉप हो गया। और दूसरी बात नोट करने की यह है कि जब भी आप कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन करोगे कंट्रोल्ड, तो आपको सिस अल्कीन्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, सिस अल्कीन। तो अगर आपको ट्रांस चाहिए तो फिर आप लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, ये थोड़ा आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, अब क्या चीज है, चीज ये है कि पार्शियल और कंट्रोल। ठीक है, मान लें कि आपके पास इथाइन है, आप हाइड्रोजिनेशन करते हो विथ निकल कैटलिस्ट। ठीक है, टेम्परेचर होगा आपका 300 और 200, बुक में
ऐसे ही लिखा है कुछ, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो एक हाइड्रोजन इधर होगा, यानी अब एडिशन रिएक्शन हो रहा है, तो हमें मिलेगा क्या, इथीन मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में फर्दर हाइड्रोजन मौजूद हैं, कैटलिस्ट भी मौजूद है और टेम्परेचर भी उसी रिएक्शन में, डिब्बे में अभी तक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट रिएक्टेंट उसी में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इथीन जो है उससे ही ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों ना भाई इसी कंडीशन पे ये भी आगे बढ़ जाए, और ये आपको प्रोडक्ट क्या देगा, इथेन दे, यानी वी कैन नॉट, वी कॉन्ट स्टॉप हेयर, हम अल्कीन पर रिएक्शन को रोक नहीं सकते। अगर आप निकल और प्लैटिनियम कैटलिस्ट यूज करते हो, रिएक्शन आगे जाए, रिएक्शन विल स्टॉप हेयर, रिएक्शन विल स्टॉप हेयर एट व्हाट, अल्केन। तो रिएक्शन जो है वो अल्केन पे स्टॉप होगा। तो अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, 300 200 दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, आप कोई भी यूज कर ले, बुक वाला यूज करना जो भी बुक में है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर रिएक्शन आपको ये चाहिए तो आपको यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करना है वो कौन सा यूज करोगे, आप लिंडलॉर कैटलिस्ट ये यूज करोगे, ठीक है। अगर आप ये कैटलिस्ट यूज करते हो, मान लें कि आपके पास ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन, ब्यूटाइन है बल्कि, CH3, आप पैलेडियम कैटलिस्ट यूज करते हो। अब कैटलिस्ट पे क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है एड्सॉर्ब होती है, ठीक है, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होती है, तो आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक है भाई, ये बेरियम सल्फेट पे सपोर्टेड है और इसको हमने क्विनोलिन में डिबोया हुआ है, क्विनोलिन में डिबोया हुआ है, ठीक है। तो देखें हाइड्रोजन सेम साइड ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड पे हैं, तो सेम साइड्स पे अटैच होंगे, तो हमें जो यहाँ पे अल्कीन मिलेगा, हमें जो यहाँ पे अल्कीन मिलेगा उसमें हाइड्रोजन जो लगेंगे वो सेम साइड पे लगेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ पे लगेंगे, सेम साइड पे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक सिस अल्कीन मिलेगा। ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमने कैटलिस्ट यूज किया है, पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन, क्विनोलिन क्या करेगा कि रिएक्शन को आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि ये एक पॉइजन है, कैटालाइटिकल पॉइजन है, ये रिएक्शन को इधर ही स्टॉप कर देगा। पर हमें अल्कीन कौन सा मिलेगा, सिस मिलेगा, अल्कीन कौन सा मिलेगा, सिस मिलेगा। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा, फिर मैं आगे बढ़ू। तो अगर आपको सिस अल्कीन चाहिए, थ्राम अल्काइन, तो आप लिंडलार कैटलिस्ट यूज करोगे, ठीक है। आगे अगर आपको अल्केन चाहिए, ठीक है, तो फिर आप क्विनोलिन हटा दें, तो इससे भी आप अल्केन बना सकते हो, आप निकिल से भी बना सकते हो, आप प्लैटिनियम से भी बना सकते हो। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, बढ़े आगे, बाबा बढ़े, ओके, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूं। अब अगर आप ट्रांस बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास ब्यूटाइन है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, नेसेंट हाइड्रोजन ले रहे हो, कहां से आ रहा है कि आप सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो बन क्या आ रहा है, एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड बन ये रहा है कि सोडामाइड, उसके बाद नेसेंट हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है। अब जब आप नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करोगे, ठीक है, तो पहले एक हाइड्रोजन ऐड होगा, फिर दूसरा ऐड होगा, तो जब दूसरा बाद में ऐड होना है, यहां पे थोड़ा सीन क्या था, वहां पे इसमें लिंडलॉर कैटलिस्ट में कि दोनों हाइड्रोजन एक ही वक्त सेम साइड से ऐड हो रहे थे। यहां पे एटॉमिक हाइड्रोजन है, तो पहले एक हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ऑफ कोर्स क्या होगा कि सिस ज्यादा स्टेबल होता है या ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस होता है, तो दूसरा हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे ऐड होगा ताकि एक स्टेबल प्रोडक्ट बने। वहां मजबूरी यह थी कि हाइड्रोजन एक ही साइड पे मौजूद थे, यहां पे मजबूरी नहीं है, दो हाइड्रोजन अलग अलग हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन दोनों साइड से अटैच हो के ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देंगे, और सिस की जगह पे हमें क्या मिलेगा, ट्रांस मिलेगा, ठीक है। सिस की जगह पे क्या मिलेगा बेटा, ट्रांस मिलेगा, ठीक है बेटा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ट्रांस, CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और CH3 कर ले, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांस अल्कीन मिलेगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्योंकि क्लियर,
बढ़े आगे। अब इसके बाद रिएक्शंस करने हैं इनके, बढ़े आगे। थोड़ा जल्दी कमेंट करें, पता नहीं नेट स्लो है या आपके कमेंट स्लो है, पता नहीं चलता। ब्रेक बाद में, रिएक्शन के बाद में, ओके ब्रेक बेटा, रिएक्शन के बाद में चीजों को थोड़ा आगे करते हैं। ब्रेक करके फिर छुटकू सी टॉपिक है अल्काइन, वो कर लेंगे। उसके बाद आप छुट्टी करना, कल बेंजीन करें। अच्छा, रिएक्टिविटी की बात करें अगर, अब अल्कीन्स क्योंकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, अल्केन सेचुरेटेड थे, तो अल्केन में क्या था कि कार्बन की चारों वैलेंसीज क्या थी, पूरी थी। पर अल्कीन में क्या है कि कार्बन की चारों वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं है मतलब यह है कि इनमें जो पाई बांड है वो टूट सकता है, उसके बाद दो ग्रुप इस पे क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। पाई बांड टूट सकता है, दो ग्रुप ऐड हो सकते हैं। अल्कीन्स में सिचुएशन ये है कि आपका एक्स तभी आ सकता है क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसीज पूरी हैं, तभी आ सकता है जब तक एक हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो। तो इनमें सब्स्टिट्यूशन हो रही थी, तो एक्स तब आ सकता है जब सब्स्टिट्यूशन हो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो। यहां पे जो है एडिशन होगी कि पाई बांड टूटेगा, तो एलिमिनेशन के थ्रू ये बने थे ना, तो जब पाई बांड टूटेगा तो दो ग्रुप क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो भैया दो ग्रुप ऐड हो जाएंगे इस तरह से, यहां पे वाई लग गया, यहां पे एक्स लग गया। तो हमने पढ़ा था कि एडिशन रिएक्शन जो है, एडिशन रिएक्शंस आर रिवर्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये एलिमिनेशन के थ्रू बने थे, तो एडिशन रिएक्शन के थ्रू वापस उसी चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे जहां से ये बने थे। तो इनके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं, वो एडिशन रिएक्शंस होते हैं। एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में ये होता है कि एक पाई बांड टूटता है, उसकी जगह पे दो ग्रुप ऐड होकर सिग्मा बांड बनाते हैं। तो टूटने वाला बांड वीक है, बनने वाले बांड क्या है, स्ट्रांग है। तो मुझे बताएं कि एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा? एडिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा? एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, क्योंकि आपका एलिमिनेशन एंडो था, उसमें क्या था कि रिएक्टेंट स्टेबल थे, इसमें क्या स्टेबल होगा, इसमें रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होंगे कि प्रोडक्ट? इसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि अल्कीन्स आर हाईली रिएक्टिव। अच्छा, रिएक्टिविटी ऑर्डर कंपेयर करें तो अल्कीन्स सबसे ज्यादा, उसके बाद अल्काइंस, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसके बाद कम से कम रिएक्टिव अल्केन्स होते हैं, इस वजह से इनको हम पैराफिन्स कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी अल्कीन से जो है, अल्काइन से ज्यादा होती है, अल्कीन की सबसे ज्यादा होती है। अल्कीन और अल्काइन की अगर कंपेयर करें तो ये इस तरह से क्यों होता है, देखिए ये एक डबल बॉन्ड, ये एक ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में अवेलेबिलिटी किस चीज की है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके पास चॉइस है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ये ले। अब ये कितनी डिस्टेंस पे फैला हुआ है तो इसकी बॉन्ड लेंथ देखेंगे, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो है 1.34 एंगस्ट्रॉम, यानी थोड़ा एरिया बड़ा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी कि बड़े एरिया पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, ठीक है, वो अगर यहाँ इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से देखें तो ये 1.20 एंगस्ट्रॉम है, तो डिस्टेंस थोड़ा नैरो पड़ गया है, यानी जो रजिया गुंडों में फंसी हुई है, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक जो है क्या है, तंग गली में है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन इतनी इजीली रिमूव नहीं हो सकेंगे, जितना क्या जल्दी हो जाएगा, जितना यहां से इजीली रिमूव होंगे यहां से नहीं हो सकेंगे। तो इस वजह से ये जो अल्कीन्स होते हैं उनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अल्कीन्स मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्कीन्स मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो कृपया करके बताएं कि आप लोगों को ये बात समझ आई, आप लोगों को ये बात समझ आई कि नहीं आई? आई, खदीजा को आ गई, मिसबा को भी आ गई। चलिए कृपया इसको मैं सेव कर लेता हूं, सेव करने की, ठीक है। अब हाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स क्यों होती है, क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड तो अल्काइंस में भी था, पर अल्काइंस का बॉन्ड डिस्टेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं तो रिएक्टिव कम होंगे,
रिएक्टिव कम होंगे, समझ जाएं। अगर जनरल बात करें, ठीक है, जनरल मैकेनिज्म क्या होगा एडिशन रिएक्शन का? जनरल मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। अब देखिए, अगर आपके पास कोई भी अल्कीन है और कोई आप होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐड करते हो, आप क्या करते हो, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ये पोलराइज हो जाएगा, नॉन पोलर होता है पहले पर पोलराइज हो जाएगा। अब ये जो पाई बॉन्ड है, जैसे ही एक एटम को अप्रोच करेगा, तो एटम्स दोनों एटम तो नहीं लेंगे, एक एटम को अप्रोच करेगा, तो जिसको अप्रोच करेगा उस पे खुद ब खुद पार्शियल पॉजिटिव और दूसरों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, खुद इनमें पोलरिटी इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, आपकी प्रोडक्ट ये बनेगी कि सी, आपने ए यहां पे ऐड हो गया, दूसरा ए यहां पे ऐड हो गया, एक ए यहां पे ऐड हो जाएगा, एक यहां पे हो जाएगा। होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि ये जो है, पहले आप कौन सा इस कार्बन पे ए ऐड करना, ठीक है। हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले गया, तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज लगेगी, ए नेगेटिव चार्ज। और इस कार्बन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर गया, एक ने तो इससे बॉन्ड बना लिया, तो दूसरे कार्बन पे कौन सी चार्ज लगेगी, पॉजिटिव। अब इसकी पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव चार्ज, स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब ये क्या, अब यहां पे अल्कीन जो है, अल्कीन एज अ क्या एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है या न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है? अल्कीन एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? अल्कीन कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल और एज अ न्यूक्लियोफाइल? एज अ न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल आपका ये है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अल्कीन जो है एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रांग वो होता है जिसके ऊपर चार्ज लगी हो। रिमेंबर वन थिंग के OH ion is always strong nucleophile than water. Similarly, amide ion is always stronger nucleophile than ammonia. तो जो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोफिलिसिटी की। फॉर द सेम रीजन, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीनियम आयन इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल देन व्हाट, क्लोरीन न्यूट्रल। तो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये चीज समझनी चाहिए आपको। तो ये जो है आपका न्यूट्रल है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल भी वीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी वीक था। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में देखें कि न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रांग हो गया है और इलेक्ट्रोफाइल भी स्ट्रांग हो गया है, तो दूसरा स्टेप पर जल्दी होगा। पहले स्टेप में तो बांड तोड़ना पड़ा था, यहाँ पे बांड ऑलरेडी ब्रोकन है, तो ये फास्ट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो है आपको एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी। एक कार्बन पे क्या ऐड हुआ, ए, दूसरे पे क्या होगा, बी, ठीक है। तो आपका क्या हो गया कि भाई, ठीक है, आपका क्या हो गया कि दो ग्रुप ऐड हो गए, उन्होंने सिग्मा बॉन्ड। तो जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी रिएक्शन है, सब में ऐसा होगा कि पाई बॉन्ड टूटेगा, दो ग्रुप ऐड होंगे, पाई बॉन्ड टूटेगा, दो ग्रुप ऐड होंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ग्रुप जो है कुछ इस तरह का था कि ए और बी ग्रुप हैं, यानी हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल ऐड करते हो आप, तो वहां पे तो चार्जेस ऑलरेडी क्लियर होती हैं कि एक पे पॉजिटिव होगी, एक पे नेगेटिव होगी। तो पहले कौन ऐड होगा, ए और बी में पहले कौन ऐड होगा, ए होगा कि बी होगा, कौन ऐड होगा पहले, ए होगा कि बी होगा? जो इलेक्ट्रो, क्योंकि रिएक्शन की टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यानी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेगा ना, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कौन है आपका, ए है, तो ए ऐड होगा, ठीक है। आपकी दो स्टेप से गुजर के प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोडक्ट यही बनेगी कि इसका पाई बॉन्ड टूट गया, एक कार्बन पे ए और दूसरे पे क्या ऐड होगा, बी। तो आपकी एडिशन प्रोडक्ट में क्या होगा, एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड सेचुरेटेड में कंपाउंड कन्वर्ट होगा। अनस्टेबल प्रोडक्ट, अनस्टेबल रिएक्टेंट जो है वो स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एक पाई बॉन्ड टूटेगा, दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो, सॉरी, एंडोथर्मिक रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सोथर्मिक में रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारी चीजें
एलिमिनेशन रिएक्शन के रिवर्स होंगी, उपती होंगी, उल्टी होंगी। इसको मैं सेव करता हूं। यहां तक समझ गए हो बेटा? यहां तक समझ गए हो तो फिर आगे बढ़ाएं किसी को। यहां तक समझ गए हो? यहां तक समझ गए हो? ओके। अब देखिए आपने क्या ऐड करना है। अब आपके पास क्या चीज है कि आपके पास भाई अल्कीन है, कोई भी अल्कीन है। मान लेंगे आप हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हैं, नंबर 1 हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हैं, तो एक कार्बन पे आप हाइड्रोजन लगा दोगे। पाई बांड ने आपने पाई बांड को ब्रेक करना है। अब इस ग्रुप को दो हिस्सों में तकसीम करना है, तो दोनों सेम है। एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, दूसरे पे दूसरा लगेगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी? हमें प्रोडक्ट ये मिलेगी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? अल्केन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप हेलोजिनेशन करते हो, मान लें कि आप क्लोरीन ऐड करें, तो एक पे एक क्लोरीन, दूसरे पे दूसरा क्लोरीन, तो क्लोरीनेशन पे आपको क्या मिलेगा? क्लोरीन मिलेगा। तो अगर आप क्या ऐड करते हो भैया? HCl ऐड करते हो, तो HCl में आपको, क्योंकि यहाँ पे वहां पे तो सेम थे, यहाँ पे अपोजिट है, तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव लगाए गए, तो ये पहले ऐड होगा, ये बाद में ऐड होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? प्रोडक्ट बनेगी आपकी क्या? कि एक पे हाइड्रोजन ऐड किया आपने और दूसरे पे क्या करोगे? क्लोरीन ऐड करोगे। तो सारे कंपाउंड जो भी आप ऐड कर रहे हो उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे। किस तरह से डिवाइड करोगे कि पॉजिटिव एक पे लगाओगे, नेगेटिव दूसरे पे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो आप इक्वली डिवाइड कर दोगे। इस यहां पे क्या किया हमने कि एक हाइड्रोजन को एक कार्बन पे लगा दिया, दूसरे हाइड्रोजन को दूसरे कार्बन पे लगा दिया। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो पॉजिटिव पार्ट को पहले लगाओगे, नेगेटिव को बाद में लगाओगे। ठीक है बेटा? तो अगर आप क्या करते हो कि अगर आप वाटर ऐड करते हो, वाटरवा ऐड करते हो, वाटरवा ऐड करते हो, बताएं क्या करोगे? पहले क्या ऐड करोगे? पहले क्या ऐड करोगे? तो एक कार्बन पे आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, दूसरे पे आप OH ऐड कर लोगे। हैव यू गॉट द पॉइंट कि आप लोगों ने क्या करना है? हैव यू गॉट द पॉइंट कि आप लोगों ने क्या करना है? सिंपल है, बस आपको तरीका आना चाहिए कि आपके पास अल्कीन है, अल्कीन में एडिशन रिएक्शन हो रहा है। एडिशन रिएक्शन की टाइप क्या है? कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो पहले कौन अटैक करेगा? क्योंकि अल्कीन खुद तो न्यूक्लियोफाइल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? जो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? पॉजिटिव पार्ट होता है। तो पॉजिटिव पार्ट झपक के इलेक्ट्रॉन लेगा अल्कीन से और रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? तो आप इस तरह से कोई भी रिएक्शन जो है उसकी प्रोडक्ट जो है आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप खुद की तरफ से प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो अब रिएक्शंस पे आते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? ओके ओके, ठीक है, आराम आराम से चलते हैं, जल्दी नहीं। तो अब बात करते हैं पहला जो रिएक्शन है, दैट इज व्हाट? हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब अल्कीन में एक पाई बॉन्ड टूटेगा, उसकी जगह पे दो हाइड्रोजन लगेंगे। तो क्योंकि पाई बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन पे होता है, तो आप एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे लगाओगे, दूसरा दूसरे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे लगाओगे, आपको अल्केन मिल जाएगा। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन क्योंकि सारे जो आपके रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। यहां से जो एनर्जी खारिज होती है वो -119.5 होती है। उस एनर्जी को हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो क्या चीज होगा कि at 300 degree centigrade ethene adds one molecule of hydrogen in the presence of nickel catalyst to give ethane. Two hydrogen atoms can be added to carbon carbon double bond using catalyst like, इनमें कोई भी आप यूज कर सकते हो। पर कह रहा कि जो रेनी निकल है इट इज जनरली यूज्ड एज इट इज चीपर देन अदर्स, कि रेनी निकल पैलेडियम से और प्लैटिनियम से बहुत सस्ता होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इन इंडस्ट्री रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट ऑयल इनटू सॉलिड घी। अब ऑयल में क्या होगा? ऑयल में जो है क्या होगा कि अनसेचुरेटेड ग्लाइसराइड होंगे, अनसेचुरेटेड ग्लाइसराइड होंगे। ठीक है, तो जब आप इनकी हाइड्रोजिनेशन करोगे निकल कैटलिस्ट से, तो ये क्या हो जाएंगे? सेचुरेटेड हो जाएंगे। सेचुरेटेड हो जाएंगे तो ऑयल क्या बन जाएगा? ऑयल जो है आपका फैट और घी बन जाएगा। तो आप घी को फैट भी कह सकते हो। तो आप घी को क्या कह सकते हो? आप घी को फैट भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है? अब देखें, रिएक्शन करा लें। अब रिएक्शन ये था कि हमारे पास कोई भी अल्कीन है,
हम क्या ऐड करें, 2 हाइड्रोजन ऐड करें। तो सिंपल सा तरीका कि आप निकल कैटलिस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करेंगे। आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे लगा दो, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन, पहले कौन सा दूसरा कौन सा, ये चॉइस होती है कहां पे, जब आपके पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड कर रहे हो, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों सेम है, तो आप साइमल्टेनियसली ऐड करके क्या बनाओगे, CH3, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया और दूसरा CH3, तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन गया सेचुरेटेड। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगे हैं, ठीक है, यहां से एनर्जी रिलीज होगी, कितनी होगी, -119.5 किलो जूल पर मोल। इस एनर्जी को कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, यानी जब आप किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करोगे तो हाइड्रोजिनेशन होगी, तो उस हाइड्रोजिनेशन वो एक्सोथर्मिक होती है, इतनी एनर्जी क्या होगी, खारिज होगी। अब ये कहां काम आती है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, किसी भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है, किसी भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है उसको चेक करने के 2 पैरामीटर होते हैं, उसको चेक करने के 2 पैरामीटर होते हैं। एक ये होता है कि उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कितनी कम है, दूसरा हीट ऑफ कंबस्शन से चेक करते हैं, तो उस कंपाउंड को जलाते हैं जिसकी हीट ऑफ कंबस्शन कम हो, जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम हो, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है, कम होने से क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके बांड ज्यादा स्ट्रांग थे, इस वजह से जो नए बांड बने हैं रिलेटिवली वीक बने हैं, इसलिए कम एनर्जी क्या हो रही है, खारिज हो रही है। ठीक है, तो जितनी ये दोनों एनर्जीज कम होंगी उतना कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, होता है। तो यही लिखा मैंने कि इन इट इज एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन में। ठीक है, जितनी ये सारी चीजें जो है लोअर होंगी हीट ऑफ फॉर्मेशन को छोड़ के, ये दोनों जितनी कम होंगी उतना कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। अब एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन की बात करते हैं, यानी हेलोजिनेशन, वही सीन यूज करोगे कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन एक कार्बन पे, दूसरा ब्रोमीन दूसरे पे, एक क्लोरीन एक कार्बन पे, दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन पे, तो वही आपको क्या मिलेगा, वन विक डाइहेलाइड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, विक डाइहेलाइड। जहां से हमने अल्कीन को बनाया था जिंक से रिएक्ट करके, तो 2 क्लोरीन हमने रिप्लेस करवाए थे, अब दोनों क्लोरीन वापस डाल रहे हैं, तो हमें विक डाइहेलाइड मिलेगा। होगा क्या, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है कि क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो ब्रोमीन से ज्यादा होगी, आयोडीन स्लोली रिएक्ट करेगा कि क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन अकर्स एट रूम टेम्परेचर बट आयोडीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास इथीन है और आप 2 क्लोरीन ऐड करते हो, ठीक है, या आप 2 ब्रोमीन ऐड करते हो, यानी दोनों में से कोई भी करते हो, ठीक है, तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे विदाउट एनीथिंग एल्स, कैटलिस्ट और कुछ भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब होगा क्या कि एक क्लोरीन जो है एक कार्बन पे अटैच होगा, दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन पे, और एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, टोटल टूटने वाले बॉन्ड 2 और बनने वाले बॉन्ड कितने हैं, 2, दोनों सिग्मा बन रहे। तो हुआ क्या है, रिएक्टेंट साइड पे एक सिग्मा बॉन्ड टूटा, ब्रेक हुआ, और एक जो है वो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। यहां पे फॉर्म क्या हुए कि 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, तो बताएं एज अ होल वन स्ट्रांग वन वीक, 2 स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म हुए। एंडो होना चाहिए, एक्सो होना चाहिए, एंडो होना चाहिए, एक्सो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंडो होना चाहिए, एक्सो होना चाहिए, याद के क्या ठाए बेटा, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, एक्सो होगा। ठीक है, तो होगा क्या, आपको क्या मिलेगा, CH2 और यहां पे लगेंगे 2 क्लोरीन। तो मुझे बताएं ये क्या बना है, विक बना है या जेम बना है, ए और बी क्या बना है, विक डाइहेलाइड है, जेम डाइहेलाइड है, विक डाइहेलाइड है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला है, विक डाइहेलाइड मिला है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, पानी प्यारा होता है।
और बढ़ते हैं आगे। आयोडीनेशन जो है वो स्लो होगा, ठीक है, स्लो होगा और इथेनॉल की मौजूदगी में होगा। थर्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। तो हाइड्रोजन हेलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? HI, HBr, HF। ये तो होता ही नहीं, होता है तो कम होता है, हम ये करते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसकी जो बांड एनर्जी है, इसकी जो बांड एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है? लोअर देन HBr है। HBr की बांड एनर्जी लोअर देन HCl है। तो बताएं कि अगर 100 मोल्स इसके हैं, 100 मोल्स इसके हैं, 100 मोल इसके हैं, तो हाइड्रोजन आयन मैक्सिमम लो टेम्परेचर पे कौन देगा? इसका बांड जो है वीक बांड है, वीक बांड, ठीक है। HCl का स्ट्रांग है। तो अगर आपके पास 100 मोल सबके हैं, तो कम टेम्परेचर पे ज्यादा हाइड्रोजन आयन यानी इलेक्ट्रोफाइल कौन देगा? कौन देगा? हाई देगा, हाइड्रोजन आयोडाइड देगा। तो जितने, अब रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोफाइल पे। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी तरफ लेगा। तो जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये आपका जो है क्या होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास इथीन है, तो यहां पे क्या चीज मौजूद है? HBr है आपके पास, HBr, ठीक है। तो ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगी। तो पहले आप अटैच करोगे किसको? तो फर्स्ट आप अटैच करोगे हाइड्रोजन को, देन आप अटैच करोगे किसको? देन आप करोगे ब्रोमीन को, यानी सेकेंडली आप ब्रोमीन को ऐड करोगे। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी कि CH3 CH2Br, ठीक है। तो आपको इथाइल ब्रोमाइड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? इथाइल ब्रोमाइड मिलेगा। ये बात समझ रहे हो बेटा? ये बात समझ रहे हो? ठीक है। तो अगर, ठीक है, ये बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे मार्कोव-विकोव्स रूल लिखा हुआ है, वो हम आगे चल के अल्काइन में पढ़ते हैं, ठीक है। इधर मैं मिक्सअप नहीं करता, अल्काइन में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो अगर आप HCl ऐड करोगे तो आपको क्या मिलता? इथाइल क्लोराइड मिलता, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड यूज करते तो आपको क्या मिलता? इथाइल आयोडाइड मिलता, इथाइल आयोडाइड मिलता, ठीक है बेटा? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? वो इसकी बांड एनर्जी कम है, ठीक है। इसकी बांड एनर्जी कम है, तो जितना टेम्परेचर लो रखेंगे तो लो टेम्परेचर पे किसके बांड टूटेंगे? इसके ज्यादा टूटेंगे, इनके जो है नहीं टूटेंगे, क्योंकि इनकी बांड एनर्जी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन ये देगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है बेटा? ओके, कशिश ओके? अब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो, ठीक है, आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो किसमें? इथीन है आपके पास, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कुछ इस तरह से आयनाइज होगा, ठीक है। तो भैया इस पे पार्शियल एक -1, इस पे एक +1। तो इसका जो हाइड्रोजन आयन है उसको आप पहले ऐड करोगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो फर्स्ट हाइड्रोजन ऐड होगा, सेकेंडली हाइड्रोजन सल्फेट होगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी? CH3 CH2, यहां पे एक हाइड्रोजन ऐड हुआ सल्फ्यूरिक एसिड से, और यहां पे दूसरा CH2, और यहां पे है SO4H। तो इस कंपाउंड का नाम होगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अगर अगर आप इसको क्या करते हो, ठीक है, अगर आप इसको वाटर के साथ बॉयल करते हो, ठीक है, यानी आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के साथ बॉयल करते हो, ठीक है, तो अब देखें क्या होगा। इस पे कौन सी चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव,
इस पे है पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव आइन है इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो ये सल्फेट आइन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहां से रिमूव हो जाएगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, CH3 CH2, हाइड्रोजन सल्फेट की जगह पे कौन आ गया, OH, और यहां से जो सल्फेट निकला इसके हाइड्रोजन के साथ क्या मिलेगा, H2SO4। तो इस रिएक्शन को ओवरऑल हम हाइड्रेशन कहते हैं, क्योंकि ऐड क्या हुआ है, वाटर हुआ है, कि इसने हाइड्रोजन दिया, वाटर ने OH दिया। ठीक है, तो रिएक्शन का नाम तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। एज अ होल हो क्या रहा है कि वाटर ऐड हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड एट द एंड हमें वापस मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा देख लेंगे, एक नजर देख लें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। बढ़े आगे, बढ़े आगे, चले। तो अब हमारे पास है रिएक्शन नंबर 5, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का यही रिएक्शन होगा जो अभी हमने किया। तो आप क्या करोगे कि CH2 वाटर जब आप ऐड करोगे तो वी नीड एसिड कैटलिस्ट, हमें एक एसिड कैटलिस्ट यूज करना चाहिए होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, तो भैया ये पहले ऐड हो जाएगा, फर्स्ट ये ऐड होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, फिर ये ऐड होगा और एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल। क्लियर, क्लियर, एक ही जैसे रिएक्शन से, बस आप कंडीशन जो है ना उसको थोड़ा फोकस करते जाएं, टाइप ऑफ रिएक्शन देखते जाएं। कंपाउंड को जो रिएजेंट ऐड हो रहा है उसको दो पार्ट में तकसीम करें, पॉजिटिव पार्ट पहले ऐड करें, नेगेटिव को बाद में ऐड करें। क्लियर, क्लियर, बढ़े। उसके बाद एडिशन ऑफ हाइपोहेलियस एसिड। अब ये क्या चीज है, देखिए अगर आप वाटर है, ठीक है, इसमें आप क्लोरीन ऐड करते हो, क्लोरीन, ठीक है, हमने क्या किया कि क्लोरीन, अब एक जो है HCl बनेगा, हाइड्रोजन वाटर का, क्लोरीन इसका, एक बन गया क्या, HCl। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा OH इसका, क्लोरीन इसका, तो HOCl बन जाएगा, HOCl बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मजे की बात है कि एक क्लोरीन जो है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर था 0,0, ठीक है, 0,0 नंबर था, ऑक्सीजन था -2, ठीक है, हाइड्रोजन +1 था, और ये जो है ये भी +1 था। यहाँ पे दो चीजें मजे की बात हुई है। ठीक है, मजे की बात क्या हुई है कि हाइड्रोजन यहाँ पे जो है वो +1 ही रहा, क्लोरीन -1 हो गया, हाइड्रोजन +1 रहा, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 और यहाँ वाला क्लोरीन जो है वो +1 हो गया। तो आप नोट करें कि एक ऑक्सीडेशन, एक क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ये वाला क्लोरीन रिड्यूस हुआ है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो इसमें जो क्लोरीन है, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है, हाइड्रोजन है, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है, क्लोरीन है, क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो दोनों की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कंपेयर करें, हाइड्रोजन और क्लोरीन की, यानी इलेक्ट्रॉन लेने का पावर क्लोरीन का ज्यादा होगा या हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, क्लोरीन का ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन लेने का पावर, या हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, किसका होगा, किसका होगा बेटा, क्लोरीन का ज्यादा होगा भाई, क्लोरीन का। इस बार क्लोरीन का ज्यादा होगा ना, ठीक है। अब ये जब हमने क्लोरीन को वाटर में डाला तो हमें मिला हाइपोक्लोरियस एसिड और मिला HCl। अब ये दोनों इथीन पे ऐड होंगे, दोनों इथीन पे ऐड होंगे, तो पहले एक रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर CH2 डबल बॉन्ड CH है 2 है और आप HCl ऐड करते हो तो वही सीन होगा, HCl का हाइड्रोजन एक कार्बन पे पहले ऐड कर लो, उसके बाद क्लोरीन जो है फिर बाद में ऐड कर लो, तो आपको इथाइल क्लोराइड मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, इथाइल क्लोराइड मिलेगा। तो अगर आप HOCl ऐड करते हो, ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें आप क्या करते हो, HOCl ऐड करते हो,
तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है कुछ इस तरह से असाइन करोगे तो ये पूरा नेगेटिव कहलाएगा। तो पहले क्लोरीन ऐड होगा, उसके बाद HOCl, यानी ये सेकंड चॉइस होगा, ये फर्स्ट चॉइस इलेक्ट्रोफाइल ये। तो आपको क्या मिलेगा, CH2 यहाँ पे क्लोरीन, CH2 यहाँ पे OH। इसको हम कहते हैं क्लोरोहाइड्रिन, या इसको हेलोहाइड्रिन कहते हैं, क्लोरोहाइड्रिन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी ऐसा एटम, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो, तो इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इथीन एड्स हाइपोहेलियस एसिड टू प्रोड्यूस इथाइल हेलोहाइड्रिन। ठीक है, द रिएक्शन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट इज यूटिलाइज्ड एज अ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो वाटर सॉल्वेंट है वो एज अ रिएक्टेंट यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, इन हाइपोहेलियस ग्रुप OH हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो OH को जो है पार्शियल नेगेटिव होगी, सॉरी, और हेलोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है, और ये इस तरह से रिएक्शन होगा। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे, बस 3 रिएक्शन रह गए, वो कर लें, उसके बाद 15 मिनट ब्रेक करते हैं, उसके बाद जो है फिर अल्काइन कर लेते हैं। अल्काइन छोटी टॉपिक इतनी नहीं है, अल्काइन कोई 40 मिनट तक हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई चीज ओके, चले इसको सेव किया, पता नहीं, नहीं सेव कर लेते हैं एक बार। अच्छा 6 7, चले तो सेकेंड लास्ट रिएक्शन है। देखिए, अगर हमारे पास सेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, भेज तो थी मैंने लिंक्स, अगर नहीं आई ठीक है मैं आज भेज देता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो अगर आपके पास सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो इनकी कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट होती हैं। तो अगर आपके पास, अगर आपके पास सेचुरेटेड कंपाउंड है या अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, और आपके पास सेचुरेटेड कंपाउंड, इसकी 2 टेस्ट होती हैं कि ये बायर्स रिएजेंट। नाउ व्हाट इज बायर्स रिएजेंट? 1% अल्कलाइन यानी बेसिक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। इस सॉल्यूशन का क्या होता है कि पिंक कलर होता है। इस सॉल्यूशन का कौन सा कलर होता है? पिंक, पिंक कलर। नॉर्मली अगर ये सॉल्यूशन ना हो तो इसका पर्पल कलर होता है, तो जब इसकी सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो पिंक होती है। तो जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं इसके पिंक कलर को डिसअपियर करते हैं, डीकलराइज करते हैं। तो ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज अल्कीन्स एंड अल्काइंस डीकलराइज बायर्स रिएजेंट, उसके पिंक कलर को डिसअपियर करती हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब ब्रोमीन वाटर का टेस्ट जो टेस्ट है इसमें ब्रोमीन वाटर का ऑरेंज रेड कलर होता है। ठीक है, ऑरेंज रेड या ऑरेंज येलो भी कहीं पे लिखा होता है। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या करते हैं? दे डीकलराइज बोथ रिएजेंट्स। तो बायर्स रिएजेंट को भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड की बात करें तो कौन? अल्कीन भी और अल्काइन भी क्या करते हैं कि इन रिएजेंट्स को क्या करते हैं? डीकलराइज करते हैं। इन रिएजेंट को डीकलराइज करते हैं। ठीक है, इन रिएजेंट को क्या करते हैं? डीकलराइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है they do not decolorize। इन रिएजेंट्स को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो डीकलराइज नहीं करते। तो ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। तो अगर आपके पास अल्कीन या अल्काइन है, ठीक है, तो आप इस टेस्ट के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये बात समझ रहे हो बेटा? टेस्ट वाली बात, ये टेस्ट वाली बात समझ रहे हो? तो
अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस को किस तरह से आप सेपरेट कर सकोगे, ठीक है। अब आते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विथ माइल्ड यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, जिसको बायस रिएजेंट कहते हैं, लो टेम्परेचर हाइड्रोक्सिलेशन टेक्स प्लेस, हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। तो अब होगा क्या कि पहले तो ये समझ लें कि ये जो वाटर है, ठीक है, पहले ये समझ लें कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। दूसरों को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, तो इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा या इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, क्या होगा कौन बताएगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, ठीक है। तो ये खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा तो इससे ऑक्सीजन क्या होगा, निकलेगा। तो ये क्या देगा हमें, नेसेंट ऑक्सीजन दे, ये क्या देगा हमें, नेसेंट ऑक्सीजन। वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, वो नेसेंट ऑक्सीजन वाटर के ठीक है, ये वाटर हो गया आपका, ठीक है। इसमें किसी एक में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 OH ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है। ये 2 OH ग्रुप जो हैं नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। 2 OH ग्रुप जो हैं ये ऐड होंगे अब किस पे, अल्कीन पे। तो ये आपका अल्कीन, ठीक है। तो ये 2 OH ग्रुप, तो एक OH जो एक कार्बन पे ऐड हो जाएगा, दूसरे पे हमें क्या मिलेगा, CH2 एक कार्बन पे OH, दूसरे पे भी OH। तो ये जो आपको सब्सटेंस मिला है इसको हम कहते हैं इथाइल ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो क्योंकि ग्लाइकोल बन रहा है तो इस रिएक्शन को हम ग्लाइकोलाइजेशन भी कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल। तो क्योंकि ग्लाइकोल बन रहा है, ठीक है, तो हम ग्लाइकोलाइजेशन कहेंगे। और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, इधर क्या ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या हो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो हाइड्रोक्सिलेशन कहेंगे। तो कुल मिला के ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है जिसमें अल्कीन ऑक्सीडाइज होकर इथाइलिन ग्लाइकोल देता है, ऑक्सीडाइज हो रहा है इस वजह से ऑक्सीडेशन कहते हैं, ग्लाइकोल बन रहा है इस वजह से ग्लाइकोलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। क्या ये सारी बातें क्लियर हैं बेटा, क्या ये सारी बातें क्लियर हैं, ओके। चलिए बेटा अब आते हैं वही लिखा हुआ है, आखिरी रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। ये हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन में पढ़ा था कि इथीन जो है, इथीन इनटू एन पता नहीं कितने मॉलिक्यूलर पॉलीमराइज होंगे। कंडीशन क्या है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 ATM प्रेशर, यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हमें क्या मिलेगा, एक पॉलीमर मिलेगा जिसमें क्या होगा, मान लें कि यहां पे n इज इक्वल टू 100 है, तो यहां पे आप डीपी कितनी लगाओगे, 100। अब डीपी ये नहीं कि अपनी सेल्फी खींच के मोबाइल पे लगा दो तो डीपी हो गई, नहीं, ठीक है। डीपी का मतलब है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 100। जितने मोनोमर पॉलीमर में मौजूद होंगे, जितने मोनोमर पॉलीमर में मौजूद होंगे उसको हम डीपी कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ है, टाइप कौन सी है, एडिशन है कंडेंसेशन है, कौन सी पॉलीमराइजेशन है, एडिशन है कंडेंसेशन है। तो आपको मिला क्या, पॉलीथीन। आपको मिला क्या बेटा, पॉलीथीन। एडिशन पॉलीमराइजेशन है या कंडेंसेशन है, एडिशन है, ठीक है, एडिशन है, ठीक है बेटा, ओके। तो इसको भी सेव करते हैं। रिएक्शन की कंडीशन लिखी हुई है, इस पे रिएक्शन होगा, पॉलीमराइजेशन होगी, प्लास्टिक बनेगा। आखिरी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, लास्ट रिएक्शन। मस्टर्ड गैस में क्या होता है कि आप 2 क्लोरीन लोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्लोरीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा।
ठीक है। अब ऐड कौन हो रहा है? ऐड हो रहा है कि एक सल्फर है, 2 सल्फर है, 2 क्लोरीन है, ठीक है। इसको अगर आप कंडेंस फॉर्म में लिखोगे तो ये H2Cl2 है तो सल्फर डाइक्लोराइड 1:1 में है। पढ़ते क्या है? सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड, इसको पढ़ते क्या है? सल्फर मोनोक्लोराइड। क्या पढ़ते हैं? सल्फर मोनोक्लोराइड पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये यहां से बांड तोड़ दें, ये यहां से बांड तोड़ दें, ये यहां से बांड तोड़ दें, तो टोटल 2 सल्फर मिले, 2 क्लोरीन मिले, ठीक है। अब इनकी एडिशन होगी। एडिशन कुछ इस तरह से होगी कि भैया एक क्लोरीन आप इस कार्बन से चिपका दें, दूसरा क्लोरीन आप इस कार्बन से चिपका दें। अब सल्फर क्योंकि डाइवेलेंट है, देखिए 2 बांड बना रहा है। एक सल्फर जो है इधर आके इससे भी बांड बना लेगा, इससे भी बांड बना लेगा। तो आपकी जो प्रोडक्ट होगी कि सल्फर, उसके बाद क्या चीज है? इथीन। इथीन में कितने बांड टूटे हैं? एक, तो 2 सिग्मा बनेंगे। एक इसने सल्फर के साथ बनाया, दूसरा क्लोरीन के साथ बनाया। सल्फर थे कितने? 2 थे। एक सल्फर अनरिएक्टेड रह गया, एक सल्फर अनरिएक्टेड रह गया, ठीक है। एक सल्फर अनरिएक्टेड रह गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम कहेंगे बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड। इसका नाम क्या है? बीटा बीटा डाइक्लोरो, नहीं लिखा हुआ, इसका नाम है बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड, डाइइथाइल सल्फाइड, ठीक है। बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड बनेगा आपके, ठीक है। इसको आप मस्टर्ड गैस कहते हो, वर्ल्ड वॉर 1 में यूज किया गया था, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है।